नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में थम नहीं रहा घमासान। कांग्रेस की 3 सीटों पर राजद ने भी भरा नामांकन। झारखंड मुक्ति मोर्चे ने 6 सीटों से अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। देश भर में दीपावली की धूम। अयोध्या में 28 लाख दीयों के साथ आज मनेगा भव्य दीपोत्सव। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटा, इस साल संख्या 23 करोड़ के पार। भारत के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। इसरो ने किया सूरज से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन के चांद पर पड़ने वाले प्रभावों का पहली बार अवलोकन। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारी नो किंग नाम से कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो समेत कई शहरों से बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं लोग। और पर्थ वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की खराब शुरुआत। रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल सस्ते में वापस लौटे पवेलियन। बारिश के कारण अभी रुका हुआ है मैच। बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है, लेकिन महागठबंधन में खींचतान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। राजद ने कांग्रेस की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वारिसलीगंज और सिकंदरा और कुटुंबा सीट पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है, जबकि कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। कुटुंबा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जबकि राजद ने पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को अपना सिंबल दे दिया है। और इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चे के प्रमुख ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के 6 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। झामुमो जिन 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी उसमें चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, पीरपैंती और जमुई शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन में है। एनडीए में बीजेपी, जदयू, लोजपा, रामविलास, हम और रालोमो है, और महागठबंधन में है राजद, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी। एक और एनडीए में सीट बंटवारे के मसले को समय रहते सुलझा लिया गया है और उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। कल दूसरे चरण का नामांकन का अंतिम दिन है और दूसरे चरण में भी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होने के कारण कई सीटों पर घटक दलों द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चे का महागठबंधन से अलग होने पर जहां झटका लगा है, तो वहीं विपक्ष भी महागठबंधन को लगातार निशाने पर ले रहा है। वार्ता तो दो तरफा 3 तरफा सब हो रहा था, लेकिन जब हमें रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलने लगा, हमें जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें देने से इनकार किया जाने लगा, तो एक राजनीतिक दल के पास विकल्प क्या बचता है। हमें अपनी पहचान भी बचानी है, हमें अपना जनाधार भी बढ़ाना है, हमें एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान बनाने की भी एक मंसूबा है, तो फिर दूसरा विकल्प बचता नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। यह फैसला हो चुका है, 6 सीटों की घोषणा हो चुकी है। जरूरत पड़ी तो हो सकता है और कुछ सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे। सीट का बंटवारा सही तरीके से नहीं कर सकती है। चुनाव लड़ने के वक्त ही महागठबंधन आपस में लड़ाई कर रही है, वो सरकार क्या चलाएगी। महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वीआईपी, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट, ये सभी जो है एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार दे रहे हैं और इनसे यही पता लगता है कि इन लोगों का किस तरह का गठबंधन है। Bihar is ready for change. Bihar is actually looking for change, waiting for this opportunity. So I think all of us are ready in the India coalition. As far as my party is concerned, our party, we had 19 seats last time.
This time we are hoping, in fact all our friends and Bihar watchers, they were hoping that CPI-ML should get to contest from at least 25 seats or so. But since it is a bigger coalition, we have to settle for 20. There will be no friendly fight, what is called commonly. So there should be absolute unity. On our part, we have maintained that. And I hope that between the Congress and RJD or any other party which may currently be locked in a friendly fight kind of situation, by the time the withdrawals are done on the 20th, I hope complete unity will prevail. और कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की तीसरी सूची कल जारी की। पार्टी ने 16 अक्टूबर को 48 और 17 अक्टूबर को 1 उम्मीदवार और कल 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और इस तरह से 243 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए कांग्रेस अब तक 54 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मोहम्मद कामरुल होदा, कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को जाले सीट से ऋषि मिश्रा को टिकट देने की घोषणा की थी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच कल पूरी हो गई और विभिन्न जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई सूची के अनुसार शाम 9 बजे तक कुल 467 नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। पहले चरण में कुल 1698 नामांकन पत्र भरे गए हैं। उम्मीदवार सोमवार तक अपने पर्चे वापस ले सकते हैं। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कौन कहां से नाम अपना वापस लेता है और इस बीच दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब तक 290 नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से एनडीए को मतदान से पहले ही एक बड़ा झटका लगा है। एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। कागजात में कमियां और तकनीकी त्रुटियां मिलने के कारण यह नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। भोजपुरी फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री सीमा सिंह ने हाल ही में लोजपा रामविलास के टिकट पर मढ़ौरा से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया था। इस घटनाक्रम से मढ़ौरा सीट पर चुनावी समीकरणों में बदलाव की संभावना जो है वो बढ़ गई है। तो वहीं लोजपा रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के अनुसार कुछ चूक हुई थी जिसे जल्दी ही सुधार लिया जाएगा। चुनाव आयोग में हम लोगों ने उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है। मुझे लगता है एक हल्की सी चूक की वजह से संभवतः ये विषय इस तरीके से उठ के आया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक आध दिनों में इसको भी सुलझा लिया जाएगा। और बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो गई है। कुल 1698 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है और अब नामांकन पत्रों की जांच हो गई है, जिसके बाद वैध उम्मीदवारों को नाम वापस लेने का मौका मिलेगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। बात करते हैं हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र की, जहां बिहार के 2 बाहुबलियों के बीच मुख्य लड़ाई है। मोकामा टाल क्षेत्र बिहार के पटना, नालंदा और लखीसराय जिलों में फैला एक बड़ा आर्द्र भूमि और कृषि क्षेत्र है, जिसे मसूर का कटोरा कहा जाता है। यह गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और यहाँ की उपजाऊ केवाल मिट्टी में भारी मात्रा में मसूर, चना और मटर जैसी दालों की पैदावार होती है। यहाँ के विधानसभा चुनाव में सबकी दिलचस्पी है, क्योंकि यहाँ बिहार के 2 बाहुबलियों के बीच दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह का इस क्षेत्र में बोलबाला है। अनंत सिंह इस इलाके में छोटे सरकार के रूप में जाने जाते हैं। शांति भी है, विकास भी है। हमारा सरकार कोई काम नहीं बचल नहीं जो नहीं किया, सब काम किया, यही मुद्दा है। अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में ताल ठोक रहे हैं एक और बाहुबली सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा सिंह। सूरज भान सिंह का कहना है कि जीत हमारी ही होगी। सूरज भान सिंह की पत्नी आरजेडी की उम्मीदवार हैं। सूरज भान सिंह जो कभी लालू यादव की पार्टी के धुर विरोधी हुआ करते थे, आज वर्तमान में वो लालू यादव के कसीदे पढ़ रहे हैं। लालू जी की सरकार कब बनी? वे दशक में। फिर जो वर्तमान में भी बैठे हुआ है, तो
12 साल से 12.5 साल का रेडियस में देखिए कि कितने लोग विरोधी थे, कितने लोग आए गए। इन चुनावी सरगर्मियों के बीच यहाँ की स्थानीय जनता दोनों उम्मीदवारों की मापतोल अपने तौर तरीके से कर रही है। पूर्व विधायक अनंत बाबू जो हैं, सारा सड़क पुल आपको जो है सो हॉस्पिटल विद्यालय सब जो है सो इन्हीं का कराया हुआ है। 20 साल से कोई विकास नहीं हुआ। बोलिए कभी विधानसभा में आवाज भी उठा? विधानसभा में आवाज नहीं मोकामा के बारे में उठा। हमारे विधायक जितने आदरणीय हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक, बोलिए ना 243 को 250 सीट बना रहे हैं, तो बोलिए मोकामा का दुर्भाग्य है ना। मोकामा में राजनीति हमेशा बाहुबलियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इसकी शुरुआत साल 1990 में हुई, जब दिलीप कुमार सिंह उर्फ बड़े सरकार ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। बड़े सरकार ने 1990 और 1995 में लगातार जनता दल के टिकट पर 2 बार चुनाव जीता और इसके बाद लंबे वक्त तक मंत्री पद पर रहे। इसके बाद 2000 में सूरज भान सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की, लेकिन 2005 के बाद से ही मोकामा सीट पर बाहुबली दिलीप सिंह के छोटे भाई अनंत कुमार सिंह उर्फ छोटे सरकार का दबदबा कायम है। मोकामा विधानसभा में साल 2000 में सूरज भान सिंह ने जेल से चुनाव लड़ते हुए अनंत सिंह के बड़े भाई और तत्कालीन मंत्री दिलीप कुमार सिंह को बड़े अंतर से हराया था। इस हार के बाद अनंत सिंह ने यहां अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की और इस सीट पर कब्जा कर लिया। अब सूरज भान सिंह अपनी पत्नी को मैदान में उतारकर पुराने इतिहास को दोहराने की कोशिश में हैं। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, मोकामा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और डीडी न्यूज में अब बात करते हैं दिवाली की। जी हां, आज पूरे देश में छोटी दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। दीपावली से एक दिन पहले होने के कारण इसको छोटी दीपावली भी कहा जाता है। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी या फिर रूप चौदस भी कहा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने वाले इस त्योहार में भगवान कृष्ण, मां काली और मृत्यु के देवता यम की पूजा की जाती है। आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस साल अयोध्या में सरयू तट पर 9वां दीपोत्सव मनाने जा रही है। राम मंदिर के अलावा यहां पर पिछले 8 साल से हर वर्ष आयोजित हो रहे दीपोत्सव के कारण अयोध्या की भव्यता और ज्यादा बढ़ गई है। दीपोत्सव ने देश विदेश में अयोध्या का आकर्षण बढ़ा दिया है और यही कारण है कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसमें भारतीय पर्यटक तो अच्छी खासी संख्या में है ही, विदेशी जो लोग हैं उनकी रुचि भी प्रभु श्री राम की नगरी में बढ़ गई है। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या में वर्ष 2017 से दीपोत्सव प्रारंभ हुआ है और इस बीच यहां 1,78,32,717 भारतीय और 25,141 विदेशी पर्यटक अयोध्या पहुंचे। इस प्रकार साल 2017 में कुल 1,78,57,858 श्रद्धालुओं ने राम नगरी में दर्शन पूजन किया। दीपोत्सव के दूसरे साल में यानी कि साल 2018 में 1,95,34,824 भारतीय और 28,000 पर्यटकों ने राम नगरी में दर्शन किया। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,95,63,159 लोगों ने साल 2018 में अयोध्या में दर्शन पूजन किया। बात करें साल 2019 की तो 2,04,00,000
63,403 भारतीय और 38,321 विदेशी मिलाकर कुल 2,04,91,724 श्रद्धालुओं ने अयोध्या में दर्शन किया। साल 2020 में कोरोना के कारण पर्यटकों की संख्या में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी देखने को मिली, लेकिन इस साल 61,93,537 भारतीय और 2,611 विदेशी मिलाकर कुल 61,96,148 सैलानी अयोध्या पहुंचे। वहीं साल 2021 में कुल 1,57,43,390 श्रद्धालु अयोध्या दर्शन के लिए आए और इसी क्रम में साल 2022 में 2,39,09,014 भारतीय और 1,465 विदेशी पर्यटक अयोध्या पहुंचे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2,39,10,479 पर्यटक अयोध्या दर्शन के लिए यहां पर पहुंचे। वर्ष 2023 में भारतीय 5,75,62,428 और 8,464 विदेशी पर्यटक यहां पर आए और इस तरह कुल 5,75,70,896 श्रद्धालु अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे। और इसके बाद 2024 में 16,43,93,474 भारतीय और 26,048 विदेशी श्रद्धालु यहां आए। इस तरह कुल 16,44,19,522 लोगों ने अयोध्या दर्शन किए। वहीं 2025 में जनवरी से लेकर जून तक की बात की जाए तो 23,81,64,744 भारतीय और 49,993 विदेशी समेत कुल 23,82,14,737 श्रद्धालु अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे। अयोध्या में भगवान श्री राम लला का मंदिर बनने के बाद अयोध्या में दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान बना रहा है। हर रोज अयोध्या विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली के साथ ही सनातन का उद्गम स्थल भी है और आज पूरी अयोध्या सजाई गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि त्रेता युग में लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तब सजाई गई थी। अपने आराध्य को नमन करने के लिए और उसमें रमने के लिए यहाँ पर भगवान राम के भक्तों का मेला लगा हुआ है। प्रशासन और स्थानीय निवासियों ने मिलकर पूरे अयोध्या को सजा दिया है। पूरी अयोध्या में भावनाओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आज अयोध्या में कई नए रिकॉर्ड बनेंगे और पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है कि कैसे निरंतरता के साथ राम नगरी आगे बढ़ रही है। अयोध्या में आज होने वाला दीपोत्सव कार्यक्रम भव्य होगा और कई रिकॉर्ड नए बनाएगा। राम मंदिर के पीछे गेट है, देखिए इसको किस तरह सजाया गया है। लग रहा है कि त्रेता युग में भगवान राम जब लंका विजय के बाद आए थे तब ऐसी ही स्थिति रही होगी या उससे बेहतर किया गया है, क्योंकि अब भगवान राम को मानने वाले जो अनुयायी हैं, जो सरकारें हैं, जो नेतृत्व हैं, वो भगवान राम के अनुसार चलना चाहती हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत की संस्कृति और भारत के जो विचार हैं, अगर उनको कोई जानना चाहता है तो बिना भगवान राम के अधूरे है। भगवान राम ही पूरी दुनिया को संदेश शांति का देते हैं, शाश्वतता का देते हैं कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा, भारत की संस्कृति किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इस तरीके से किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें भारत जो दर्शन है राम का देता है। अयोध्या में तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? उधर से आना। आप लोग कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से। क्या यहाँ देखने आए हैं आज के दिन? भगवान राम का दर्शन करने के लिए आए हैं। आज दीपोत्सव का कार्यक्रम है, उसको लेकर के क्या मन में भाव है? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, योगी जी महाराज कर रहे हैं, हम जरूर उसमें शामिल हो जाएगा। यहाँ मैं महादीपोत्सव में जो है सम्मिलित होने आया हूँ और दीपोत्सव कुछ जो है देखना चाहता था नजदीक से, और यहाँ की भव्यता दिव्यता को देखकर मन बड़ा शांत है और मन गदगद है, मन को बड़ा सुकून मिला। जो दीपोत्सव है, जो भी रिकॉर्ड बनाए गए, दुनिया को ये संदेश देता है कि अयोध्या निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। भारत का जो विचार है कि लगातार आगे बढ़ते रहना, उसी के साथ अयोध्या भी गतिमान है, आगे बढ़ रही। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या।
और दिवाली के ठीक एक दिन पहले ग्वालियर के मंदिर में यम की विशेष पूजा और अभिषेक होता है। दिवाली से एक दिन पहले नरक चौदस पर यम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यमराज की ये मूर्ति ग्वालियर के मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित है, जो देश का एकमात्र यमराज का मंदिर है, जिसकी तांत्रिक महत्व होने के चलते यहाँ देश भर से लोग पहुंचते हैं और यमराज की पूजा करते हैं। यमराज के इस मंदिर की स्थापना सिंधिया वंश के राजाओं ने लगभग 275 साल पहले की थी। यहाँ दिवाली से एक दिन पहले खास पूजा अर्चना होती है और ऐसी मान्यता है कि दिवाली से पहले यम की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए टीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इसके एक वैज्ञानिक उपकरण चेज 2 यानी कि चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने पहली बार सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन का चंद्रमा पर पड़ने वाला असर जो है वो देखा है। चेज 2 से मिले डेटा से ये पता चला है कि जब कोरोनल मास इजेक्शन चंद्रमा से टकराया तो चंद्रमा के दिन वाले हिस्से बहुत पतले वायुमंडल, जिसे कि एक्सोस्फीयर कहते हैं, का दबाव, कुल दबाव जो है वो बढ़ गया। ये दबाव 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया था। ये बात पहले के वैज्ञानिक मॉडलों से मेल खाती है जिन्होंने ऐसे असर की भविष्यवाणी की थी। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मौजूद साच दर्रा को कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने अब खोल दिया है। बर्फबारी के बाद ये दर्रा बंद हो गया था, जिससे मुसाफिरों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस दर्रे के खुलने से अब पांगी घाटी के लोगों का संपर्क चंबा से एक बार फिर जुड़ गया है। हालांकि प्रशासन ने इस मार्ग को लेकर चेतावनी भी जारी की है। SDM चुराह अंकुर ठाकुर के अनुसार सुबह के समय इस मार्ग पर आवाजाही से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर घना कोहरा होता है, जिससे हादसे का डर बना रहता है। वहीं उन्होंने यात्रियों को दोपहर बाद इस मार्ग पर जाने की सलाह दी है। आपको बता दें कि साच दर्रा दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और यही वजह है कि यहाँ सैलानी भी भारी संख्या में पहुंचते हैं। कुछ दिन पहले साच पास पे काफ़ी बर्फबारी हुई थी, जिससे कि रास्ता बंद हो गया था। उसको लगातार खोलने की ट्राई की जा रही थी PWD विभाग द्वारा, तो वो अब खुल गया है छोटी गाड़ियों के लिए। लेकिन इस मौसम में ऐसा होता है कि वहाँ सुबह सुबह कोहरा जमता है, तो जो भी वहाँ उस रास्ते से जा रहे हों, चाहे वो टूरिस्ट हों चाहे लोकल हों, वो सुबह सुबह ट्रैवल करने से बचें, क्योंकि वहाँ स्किड हो सकती है गाड़ी। दोपहर के अराउंड जब धूप होती है तब कोहरा चला जाता है, तब ट्रैवल करना सेफ होता है। और हाल ही में रूस के कलमीकिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लगाई गई। अब उन अवशेषों को वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कलमीकिया पहुंचे, जहां पर दूरदर्शन से खास बातचीत में मनोज सिन्हा ने रूस और भारत के मजबूत संबंधों का जिक्र किया। साथ साथ आज की युवा पीढ़ी को भगवान बुद्ध के आदर्शों को मानने की सलाह दी। नमस्कार। बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के भारत से एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो 9 तारीख को एलिस्टा पहुंचा था और अब चूंकि वो घड़ी नज़दीक आ गई है कि भारत में पुनः इन बुद्ध के अवशेषों को लेकर जाया जाए, तो उसका नेतृत्व करने के लिए हमारे जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा जी, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। और सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बुद्ध के अवशेषों को यहाँ पर लाने की पहल की गई है रूस के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में? मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम भारत सरकार ने उठाया है। यहाँ आने के बाद ये विश्वास और दृढ़ हुआ है
कि कलमिनिया के लोगों में भगवान बुद्ध को लेकर के बड़ी श्रद्धा है। सरकार ने बहुत सोच समझ करके एक कदम उठाया। इससे आने वाले दिनों में भारत, कलमिनिया और रूस के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। भारत में ज़्यादातर लोगों को कलमिकिया के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको कैसा महसूस हुआ कलमिकिया करके? नहीं, यहाँ आने के बाद तो ये महसूस हुआ कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी जो है बड़ी ज़बरदस्त है और यहाँ के लोग उससे भी अच्छे हैं। इसका जितना प्रचार प्रसार होगा, मैं समझता हूँ कि भारत से बड़ी संख्या में लोग यहाँ भी आएंगे और यहाँ के लोगों को भी हम दावत देते हैं कि भारत में ऐसे पर्यटन के स्थल हैं जहाँ आकर के कलमिकिया के लोग भी, मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध के भी, और जहाँ प्रमुख स्थान जो हैं, चाहे वो बोधगया हो, चाहे कपिलवस्तु हो, सारनाथ हो, ऐसे अनेक स्थान हैं। जैसे यहाँ पर जो गवर्नर थे, उन्होंने पहले भी अपने संबोधन में कहा था कि वो चाहते हैं कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो उससे ज़्यादा जुड़े और शिक्षा ग्रहण करे। तो उसी तरीके से भारत में आप क्या संदेश युवाओं को देना चाहेंगे? हमारे युवा भी, मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करें, अपने जीवन में उनका आचरण करें। निश्चित रूप से इससे भारत के अंदर भी और विश्व के अंदर भी शांति का एक नया माहौल बनेगा। तो किस तरीके की उम्मीद करते हैं कि आप जब रूस के राष्ट्रपति जब भारत में जाएंगे तो किस तरीके का माहौल वहां मिलेगा और दोनों देश किस तरीके से और ज़्यादा नज़दीक महसूस करेंगे? हम सब जानते हैं, लंबे समय से भारतीयों को भी रूसी नागरिकों और रूसी प्रशासन पर बड़ा भरोसा रहा है, क्योंकि कठिन समय में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि रूस भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। और जो भी राष्ट्रभक्त लोग हैं या जिनको भारत से प्रेम है, वो इस बात को समझते हैं और जो भावना रूस के भीतर या कलमिकिया के भीतर है, वही भारत के भीतर भारतीयों में भी है और इसी के कारण ये संबंध और प्रगाढ़ होने की हम उम्मीद करते हैं। अब इन रिश्तों को जिस तरीके से बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ में जो एक वापस से जो ऊर्जा मिली है, उससे हम सभी उम्मीद करते हैं कि भारत रूस के संबंध जो हैं वो और आगे बढ़ेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और अमेरिका में हर तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में रैलियां आयोजित हो रही हैं। ट्रंप की एकाधिकारवादी रवैये और लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों को देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने इस रैली को नो किंग प्रदर्शन का नाम दिया है। शनिवार को वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क सिटी, बोस्टन, शिकागो, अटलांटा, ह्यूस्टन आदि कई शहरों में करीब 2600 से अधिक रैलियों में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। ट्रंप के विरोध में अमेरिका ही नहीं, कुछ बाहरी शहरों की राजधानियों, देशों की जो राजधानियां हैं, उनमें प्रदर्शन की योजना है और इससे पहले जून में भी नो किंग प्रदर्शन हुए थे। ये रैलियां ट्रंप प्रशासन द्वारा राष्ट्रपति के अनुमानित राजनीतिक विरोधियों पर आपराधिक मुकदमों, देशव्यापी आव्रजन छापों और अमेरिकी शहरों में नेशनल गार्ड भेजने के खिलाफ आयोजित की जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम लोकतंत्र के समर्थन में हैं और जो उचित है उसके लिए लड़ने को तैयार हैं। हम अधिकारों की अत्यधिक पहुंच के खिलाफ हैं। बात करते हैं खेलों की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में अभी बारिश के कारण रुका हुआ है। बारिश होने से पहले भारत ने 3 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 8 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार बने, तो वहीं इसके थोड़ी देर बाद ही विराट कोहली का भी विकेट सामने आ गया, जिन्हें मिचेल स्टार्क ने 0 पर चलता कर दिया। वहीं कप्तान शुभमन गिल भी 10 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। मन की बात है।